So here we are with another category of polymers called polydienes. अब ये एक अपने आप में स्पेशल कैटेगरी है पॉलीमर्स की, पॉलीडाइईन्स, यानी कि इसमें डाइईन्स का मतलब होता है कि एल्कीन टाइप का बॉन्ड होगा जो डबल होगा उसमें, मतलब दो एल्कीन तरह के बॉन्ड होंगे इसमें. दे हैव जनरल प्रॉपर्टी लाइक रबर, एलास्टोमेरिक प्रॉपर्टी, मतलब रबर की तरह की प्रॉपर्टी होती है, रबर नेचर होता है इसका. दे आर अमorphous polymers and they contain unsaturated sites which can be vulcanized to create an elastomeric network which resist irreversible deformation below the break load. Their properties are similar to natural rubber, so they are also called synthetic rubbers. अब ये important है, कई बार आपको ऐसे नोट लिखने को आ सकता है कि what is synthetic rubber, discuss different types of structure and different types of material which show the property like rubber. तो ये आपको पता होना चाहिए कि सिंथेटिक रबर किसको कहते हैं. जो पॉलीडाइन्स मटेरियल होते हैं दे रिप्रेजेंट अ क्लास ऑफ सिंथेटिक रबर्स. सो एक और वर्ड यहाँ पे आता है वल्केनाइजेशन. इस पर भी नोट लिखने को आता है कि व्हाट इज़ वल्केनाइजेशन ऑफ रबर. तो हम इसके बारे में भी बात कर रहे होंगे यहाँ पे. तो ये डिफरेंट टाइप्स के पॉलीडाइन्स है, लाइक ब्यूना रबर, इसमें ब्यूटाडाइन मोनोमर यूज़ होता है, नियोप्रिन, आइसोप्रिन, ब्यूटाइल रबर, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. तो इनको हम एक एक करके पढ़ना शुरू करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस वी स्टार्ट विद पॉली आइसोप्रिन रबर. इस रबर की बात हो रही है. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सिंथेटिक नेचुरल रबर बिकॉज ऑफ द सिमिलैरिटी इन द स्ट्रक्चर. नेचुरल रबर से इसका स्ट्रक्चर काफ़ी मिलता है, तो इसको सिंथेटिक नेचुरल रबर भी कहते हैं. तो इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ आइसोप्रिन. आइसोप्रिन का स्ट्रक्चर होता है ये. इट इज़ 2-methyl 1,1,3 ब्यूटाडाइन. सॉरी, इट इज़ 2-methyl 1,3 ब्यूटाडाइन. सो अगर हम इसमें नंबरिंग यहाँ से करेंगे, सो दिस इज there is a methyl group on second carbon and there are double bonds on first and third carbon. So this represent a monomer which is called 2-methyl 1,3 butadiene. इसको जनरल नेम इसका आइसोप्रिन रहता है. तो आइसोप्रिन का जो पॉलीमर बनेगा उसको कहेंगे हम पॉलीआइसोप्रिन. और दिस इज हाउ द पॉलीमराइजेशन इज अचीव्ड. इन्होंने लिखा है कि पॉलीमराइजेशन के लिए इसमें जिगलर नाटा कैटालिस्ट यूज़ होता है. तो ये जो होता है एक स्टीरियो केमिस्ट्री वाइज एक बड़ा ही वंडरफुल स्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट करता है पॉलीआइसोप्रिन को. और ये एज सच यहाँ पे एन आना चाहिए. एन का मतलब है कि एन नंबर ऑफ दिस मोनोमर आर यूज टू फॉर्म पॉलीमर. सो दिस इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीआइसोप्रिन. तो आप इसमें देख रहे हैं कि जो टर्मिनल डबल बॉन्ड्स थे तो वो बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज़ हुए. जो बीच का कार्बन था, जो कार्बन 2 और 3 है यहाँ पे, उसके बीच में एक डबल बॉन्ड आ गया है. तो ये इंपॉर्टेंट साइट होती है, जैसा हमने यहाँ कहा था कि इसमें एक कुछ अनसेचुरेटेड साइट्स रह जाती है पॉलीमराइजेशन के बाद, जिसको हम वल्केनाइजेशन प्रोसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं. तो यहाँ पे आपका फोकस होना चाहिए कि जब हम वल्केनाइजेशन ऑफ रबर पढ़ेंगे तो ये पॉइंट्स बनाते हैं कि यहाँ से सल्फर क्रॉस लिंक्स बन सकते हैं जिसकी वजह से वल्केनाइजेशन होती है रबर की. अब इसकी कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे डिस्कस की है. नेचुरल रबर और इट्स सिंथेटिक इक्विवेलेंट पॉली आइसोप्रिन बिकम सॉफ्ट एंड स्टिकी व्हेन हीटेड एट हाई टेम्परेचर अबव 60 डिग्री सेल्सियस एंड दे बिकम ब्रिटल एट टेम्परेचर बिलो 10 डिग्री सेल्सियस. तो इनकी प्रॉपर्टीज़ है कि 60 से ऊपर जाएंगे तो ये सॉफ्ट और स्टिकी बन जाते हैं, मतलब इसकी मेल्टिंग शुरू हो जाती है. और टेम्परेचर बिलो 10 डिग्री ये बहुत ब्रिटल हो जाते हैं, तो इसको हमारे लिए ज़्यादा पर्पज़ के नहीं रहते इन्होंने. दे बिकम यूजलेस बिलो टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस. द प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल रबर कैन बी इम्प्रूव बाय द प्रोसेस नोन एज वल्केनाइजेशन. तो इसको हम कहते हैं वल्केनाइजेशन ऑफ रबर. अब मैंने आपको कहा था कि जो पॉलीमराइजेशन हुई तो कार्बन 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड चला गया और उस डबल बॉन्ड को यूज़ किया सल्फर ने कनेक्ट होने के लिए दूसरे एडजेसेंट पॉलीमेरिक चेन्स के साथ थ्रू दीज क्रॉस लिंक्स. तो ये जो नए क्रॉस लिंक्स सल्फर की फॉर्म में बने इसको कहते हैं वल्केनाइजेशन ऑफ रबर. फॉर वल्केनाइजेशन नेचुरल रबर इज हीटेड विद सल्फर. द रेट ऑफ वल्केनाइजेशन कैन बी इंक्रीज बाय एडिंग जिंक ऑक्साइड. During vulcanization, sulfur cross links are formed, which makes the rubber hard, tough with greater tensile strength. अब हमने देखा कि above 60 ये विदस्टैंड नहीं कर पा रहा था टेम्परेचर, बिलो 10 भी ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर विदस्टैंड नहीं कर पा रहा था. बट जब हमने इसमें क्रॉस लिंक्स क्रिएट कर दिए थ्रू सल्फर बॉन्ड्स, जब हमने इसकी वल्केनाइजेशन करा दी यहाँ पे, जिसको कहते हैं वल्केनाइज्ड रबर, हमने इसको नाम दिया. इट हैज़ बेटर प्रॉपर्टीज़. बेटर प्रॉपर्टीज़ मतलब इसकी जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो बढ़ गई. अब ये 60 डिग्री से ऊपर भी स्टेबल रह सकता है और बिलो 10 भी स्टेबल रह सकता है. डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सल्फर यूज डिफरेंट रबर्स विद वेरिंग स्टिफनेस कैन बी प्रोड्यूस. अब इन्होंने बोला है कि किस हद तक उसकी प्रॉपर्टीज़ अफेक्ट हुई. जो पहले स्टिकी था और रबड़ी और सॉफ्ट स्टेट का रबर था, जब हमने इसकी वल्केनाइजेशन की तो किस हद तक वो इम्प्रूव हुई उसकी प्रॉपर्टीज़, वो डिपेंड करता है कि हमने किस अमाउंट तक उसमें वल्केनाइजेशन की होगी, कितना अमाउंट सल्फर लिंक्स का बनाया होगा.
इन्होंने कहा कि फॉर एग्जांपल इन जनरल पर्पस 5% सल्फर अगर हम ऐड करते हैं तो वो जो रबड़ बनता है वो टायर रबड़ के लिए, टायर बनाने के पर्पज से यूज़ हो सकता है। 30% सल्फर इज़ यूज फॉर मेकिंग बैटरी केस रबड़। बैटरी केस, बैटरी का जो बाहर का मटेरियल है उसको बनाने के लिए अगर हम 30% सल्फर के साथ वल्कनाइजेशन करते हैं तो वो मटेरियल तैयार किया जा सकता है। ग्रेटर देन 30% सल्फर फॉर मेकिंग हाईली क्रॉस लिंक्ड रबड़ नोन एज एबोनाइट विच इज़ यूज फॉर मेकिंग कॉम्स एंड बटन्स। तो देखो बटन्स वगैरह भी जो है हमारे वो रबड़ मटेरियल के बने होते हैं, बट उसमें क्या है कि वल्कनाइजेशन का जो अमाउंट है, सल्फर का एडिशन का जो अमाउंट है वो अबव 30% होता है। So this is how the properties of the rubbers can be varied by adjusting the percentage of sulfur used for vulcanization. So next is the properties. It is soft and becomes sticky on heating. किसकी बात हो रही है? Polyisoprene की बात हो रही है before vulcanization. It is elastic but elasticity decreases with increase in temperature. ये भी हमारे को पता है. It is an amorphous material. It is insoluble in water, acetone and methanol but soluble in other solvents like benzene and ether. It is resistant to abrasion, tear and aging. It is resistant to oxidation by oxygen and ozone. तो ऑक्सीजन और ओजोन लेयर में भी इसकी ऑक्सीडेशन नहीं हो सकती है. एप्लीकेशन, इट इज़ मेनली यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ टायर्स. जैसा मैंने आपको कहा, आफ्टर वल्कनाइजेशन इसको टायर की मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ कर सकते हैं. मैनी अदर कॉमन रबड़ आर्टिकल्स कैन बी मेड फ्रॉम पॉलीआइसोप्रीन. जैसे हमने बात की, कॉम्स और बटन्स भी बन सकते हैं, बट क्या करना पड़ता है, इसकी वल्कनाइजेशन स्ट्रेंथ, इसकी स्ट्रेंथ बढ़ानी पड़ती है थ्रू वल्कनाइजेशन प्रोसेस. So next is neoprene rubber. It is called polychloropene. Polychloropene. It resembles natural rubber in its properties. तो लगभग इसकी प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट है, बट इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो काफ़ी हद तक नेचुरल रबड़ के जैसी ही होती हैं. तो इसमें जो मोनोमर रहने वाला है दैट इज़ क्लोरोप्रिन, और वहाँ पे मिथाइल लगा हुआ था, यहाँ पे क्लोरो ग्रुप लगा हुआ है. बाकी का स्ट्रक्चर वही है, 1,3-ब्यूटाडाइन. तो इसकी जब फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन करते हैं, और यहाँ पे जो इनिशिएटर यूज़ होता है वो पोटाशियम परसल्फेट यूज़ होता है. तो K2S2O8 इज रिप्रेजेंटिंग इनिशिएटर पोटाशियम परसल्फेट. ये फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन करवाएगा. प्रोसेस वही है कि ये जो पॉलीमर बना इट इज़ कॉल्ड नियोप्रीन. नाउ क्लोरोप्रिन से जो पॉलीमर बना इट इज़ कॉल्ड नियोप्रीन. ये एन नंबर यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये पॉलीमराइजेशन हो चुकी है यहाँ पे, बट आपने देखा कि फिर से जो कार्बन 2 और 3 है उसके बीच में डबल बॉन्ड आ गया आफ्टर पॉलीमराइजेशन प्रोसेस. तो यहाँ पे भी वल्कनाइजेशन का स्कोप है. It resembles natural rubber but is superior to it in its stability to oxidation and resistance to oils and other solvents. नेचुरल रबड़ की तरह ही है ये, बट इसकी जो क्वालिटीज़ हैं वो सुपीरियर हैं इन टर्म्स ऑफ कि इसकी ऑक्सीडेशन आसानी से नहीं होती है, और कुछ सॉल्वेंट्स जो है उसके ऊपर ज़्यादा अफेक्ट नहीं कर सकते हैं. इट हैज़ गुड विदरिंग रेजिस्टेंस बट लोअर टेंसाइल स्ट्रेंथ देन नेचुरल रबड़. इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो कम होती है नेचुरल रबड़ से. इट कैन बी वल्कनाइज बाई सिंपल हीटिंग. वल्कनाइजेशन का जैसे मैंने आपको कहा कि यहाँ पे स्कोप है कि इसमें हम सल्फर क्रॉस लिंक्स ऐड कर सकते हैं, तो वल्कनाइजेशन कैन बी अचीव्ड इन दिस केस. वल्कनाइज्ड नियोप्रीन इज़ वेरी रेजिस्टेंस टू ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन. तो ये और ज़्यादा रेजिस्टेंस बन जाती है इसमें ऑक्सीडेशन के लिए आफ्टर वल्कनाइजेशन प्रोसेस. इट हैज़ गुड इम्पैक्ट रेजिस्टेंस, टीयर रेजिस्टेंस एंड एब्रेशन रेजिस्टेंस. एप्लीकेशन, ड्यू टू इट्स रेजिस्टेंस टू विदरिंग एंड ओजोन इट इज़ यूज फॉर वेराइटी ऑफ आउटडोर एंड मैरीन एप्लीकेशन. मैरीन एप्लीकेशन मतलब जो हमारी शिप्स वगैरह सी में रहती है उनके पार्ट्स बनाने के लिए इसको यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि ये ओजोन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस होता है, ओजोन इसको ऑक्सीडाइज नहीं कर पाती है. इट इज़ यूज फॉर कोरोजन रेजिस्टेंस कोटिंग्स एंड लैंडफिल लाइनिंग्स. कोरोजन रेजिस्टेंस कोटिंग, जहाँ पे कहीं चांस ही रहता है कि आयरन कोरोजन पकड़ सकता है और विदरिंग हो सकती है उसकी, तो उस केस में हम इसकी कोटिंग वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं. इट इज़ यूज टू मेक सील्स, होजेज एंड गैसकेट्स. नियोप्रीन रबर शीट्स इज यूज टू प्रोवाइड नॉइस आइसोलेशन इन पावर ट्रांसफार्मर्स. तो ट्रांसफार्मर्स में भी इसका यूज़ होता है नॉइस कैंसिलेशन पर्पज़ के लिए.